जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हमारा सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट जो इमर्ज हुआ है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर है। कुछ फैक्टर्स हम ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप पहले वाला वीडियो कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पर स्विच कीजिएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, नहीं तो कुछ चीज़ मिस हो जाएगा। तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हैं, कोई भी कुछ होता है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे जो रीजन पढ़ रहे हैं कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्यों इमर्ज हुआ। सोशियोलॉजी को इतना सारा सब्जेक्ट कम ही था कि तो फिर सोशियोलॉजी को भी आप ऐड कर दिए, क्यों ऐड किए? इसके पीछे बहुत सारा कारण था, जिसमें से कुछ कारण हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसमें आज जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या योगदान रहा भाई? फ्रांस में कोई झमेला हुआ है, रेवोल्यूशन हुआ है, लड़ाई कर रहे हैं लोग, तो उसका सब्जेक्ट से क्या रिलेशन, एक सब्जेक्ट क्यों लेके आ गया, वो हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंच तो समझ गए ना, फ्रेंच एक लैंग्वेज है जो फ्रांस से बोला जाता है, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब बहुत बड़े लेवल पे कुछ चेंज आ रहा होता है ना, कुछ बड़े लेवल पे आप चेंज ला रहे होते हैं, और बड़े लेवल पे आप चेंज एक दो दिन में नहीं ला सकते और ना एक दो लोगों से ला सकते हैं। तो एक बड़े लेवल पे चेंज आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा लोगों का ज़रूरत होता है। तो जब ज़्यादा लोग बहुत दिन से कुछ चेंज लेके आते हैं तो इट्स लाइक अ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हुआ क्या? देखिए, हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री तो अभी नहीं पढ़ा सकते हैं, बट एटलीस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड सब एक समझ जाइए, आपको ना बैकग्राउंड पता चल जाएगा कि हुआ क्या था फ्रांस में ना एक राजा थे, लुइस 16। वो आपको उतना याद नहीं करना है अभी लुइस 16 के बारे में, पर हाँ एक कुछ फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स हम आपको बताते हैं, 5 कारण बताते हैं जिसके कारण ना वहाँ के लोग, फ्रांस के लोग बहुत ही गुस्से में आ गए थे और इतना उथल पुथल मच गया था समाज में कि लोग है ना, देखिए जब भी प्रॉब्लम आता है तो लोग सोचते हैं एक सोल्यूशन के बारे में, तो फिर नया आइडिया इमर्ज होता है, और जब नया आइडिया इमर्ज होता है तो समाज में सुधार आता है। ठीक है ना, समाज में कुछ नया चेंजेस आता है। तो मिला जुला के बोलने का यह मतलब है कि प्रॉब्लम पहले क्यों हुआ और उस प्रॉब्लम से नया आइडिया आया, और ये नया आइडिया कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को लाने में हेल्प किया। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, वो जो 5 पॉइंट आपको बताए थे वो बता देते हैं। हुआ क्या था, राजा ना बहुत ही गंदे वे में रूल कर रहे थे। गंदे वे में रूल करने का मतलब है अपना एकदम ही एक्सप्लॉइटेटिव नेचर में, मतलब जो मर्जी आ रहा था वो कर रहे थे, वो अपना भला चाह रहे थे। राजा कैसा होता है, एक आइडल राजा क्या होता है जो प्रजा के बारे में सोचे, पर वो राजा बस अपने बारे में सोच रहे थे। ठीक है, तो बहुत मतलब टैक्स को बढ़ा देना, इतना टैक्स बढ़ा देना कि नॉर्मल जब ब्रेड खरीदने जा रहे हो ना तो आपको बैग भर के पैसा लेके जाना पड़ा, इतना प्राइस बढ़ा दिए थे। और टैक्स का सिस्टम अभी कैसा है, जैसे कि जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और सरकार उनसे टैक्स ज़्यादा लेती है और फिर हम सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है और गरीबों में बांट देती है। ठीक है, पर वहाँ पे क्या था ना कि ना टैक्स सबसे ज़्यादा पे कौन करते थे? गरीब लोग पे करते थे। सोसाइटी उनका जो हिस्सा, अभी जैसे सोसाइटी बना हुआ रहता है ना, क्लास वाइज डिवीजन था वहाँ पे सोसाइटी। एक राजा होते थे, फिर नोबल्स होते थे, उसके बाद नाइट्स होते थे और फिर पीजेंट्स होते थे। तो राजा क्या करते थे ना, राजा नोबल्स को अंडर में दबाते थे, नोबल्स नाइट्स को दबाते थे और नाइट्स पीजेंट्स को दबाते थे, सब अपने नीचे वाले लोगों को दबा रहे। तो मिला जुला के सबसे ज़्यादा दबते थे पीजेंट्स लोग, और सबसे ज़्यादा टैक्स कौन दे रहा होता था? पीजेंट्स लोग। और सबसे ज़्यादा गरीब कौन थे? पीजेंट्स लोग। ठीक है, पीजेंट्स मतलब समझे, नीचे वाले क्लास के लोग एकदम से। ये आपका यहाँ पे वो सूत्रज नहीं समझिएगा, ये वो चार्ट वर्ण वाला सिस्टम यहाँ नहीं है, ये हम लोग फ्रांस में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया ना कि जब पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ ना, तो वो लोग आंदोलन पे उतर गए और यही समाज में एक उथल पुथल ले आया। और जब सब उथल पुथल आ गया तो लोग है ना, कुछ थिंकर्स थे जो सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर समाज में ऐसा क्यों हुआ, और जिसको ये चीज़ समझने के लिए उनको समाज को एक साइंटिफिक वे में पढ़ना पड़ा, और इससे हमारा एक सब्जेक्ट इमर्ज हुआ सोशियोलॉजी। ठीक है, जिसको आप अभी लेके पढ़ रहे हैं। तो टर्निंग पॉइंट आया 1789 में, ह्यूमन स्ट्रगल का मतलब है कि वही जो लड़ाई, लोग मतलब आग लगा देना राजा के पैलेस में, राजा के तोपखाने में, सब तोपखाने का सारा सामान सामान निकाल देना, बहुत बड़ा तबाही मचा हुआ था। आप है ना, अगर आपको लगे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का मन तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, और अगर मेरे को बोलिएगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना देंगे, फिलहाल अभी उतना ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है ओरिजिन ऑफ न्यू आइडियाज़। नया आइडिया कहाँ से आता है आप सोचिए तो। अच्छा, क्या आइडिया क्या क्या था? लिबर्टी का आइडिया, फ्रेटर्निटी का आइडिया, इक्वालिटी का आइडिया। तो ये आइडियाज़ आता कहाँ से है? आइडिया सब आता है हम लोग सोचते हैं, है ना। और सोचते कौन है? थिंकर्स लोग, फिलोसफर्स लोग, है ना। लगता है कि जब भी हम लोग कोई लोग थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस बोल रहे होते हैं, जो हम लोग के दिमाग से ऊपर जा रहा होता है, तो हम लोग सोचते जाता है फिलोसफी ना झाड़ बोलते हैं ना। तो वो किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ना वो ना बहुत गहराई में सोच रहे होते हैं, गहराई में बातें कर रहे होते हैं। जब आप ना ज़्यादा अच्छे लेवल पे सोचते हैं ना, तो आप
जब आपको इस लाइफ में प्रॉब्लम आता है, आप बैठते हैं और आप सोचते हैं कि आखिर क्या गलती हो गया, क्या प्रॉब्लम आया, तो आप ना फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा मेरे से ये मिस्टेक हो गया था, तो ये सुधार लाया जा सकता है। तो वैसे ये तो हम लोग नॉर्मल लेवल का बता रहे हैं, बट जो थिंकर्स थे ना, जो बहुत ऊपर लेवल का सोचते थे, फिलोसफर्स थे, वो सोचे कि समाज में ये प्रॉब्लम कहाँ से आया और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे आया, कैसे आएगा। तो फिर उनके दिमाग में एक ना आइडिया आया, आइडिया इन द सेंस कि एक ना कि समाज में ना आज़ादी होना चाहिए लोगों को। तो उन लोग ना इसका नाम दिए लिबर्टी का, फ्रेटर्निटी। लोगों के में ना आपस में ना भाईचारा होना चाहिए। लोग, लिबर्टी मतलब आज़ादी, और फ्रेटर्निटी का बता रहे जो लोगों में ना आपस में एक ना ब्रदरहुड का फीलिंग होना चाहिए। ऊपर नीचे वाला भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कोई क्लास ऊपर है, कोई क्लास नीचे है, आप मेरे से नीचे हैं, आपको ये राइट नहीं है, आपको वो राइट नहीं है। पहले क्या होता था, पहले सारे लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब पहले तो वोट भी नहीं, सिस्टम नहीं था, पर जैसे जैसे वोट का आया तो सारे लोगों को नहीं था। एक टाइम पे विमेन को भी नहीं था, पर अब क्या है, अब हम लोग के पास यूनिवर्सल आइडेंटिफाई, ये सब लोग वोट दे सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या आ रहा है, ये सब नया नया आइडिया जनरेट हुआ, तभी तो ये सब हम लोग लेकर आए हैं कि नहीं, सबको कोई हमारे ऊपर नीचे वाला भेदभाव नहीं है, सब बराबर है, ब्रदरहुड का फीलिंग। उसके बाद हमारा आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी में किसी के साथ ना भेदभाव ना करेंगे। तो ये सब जो आइडियाज़ आया ना, ये सब आइडियाज़ जनरेट कैसे हुआ, जब हम समाज के जो प्रॉब्लम को समझे और सोचे, और हम लोग मतलब थिंकर्स लोग, ठीक है, मतलब लोग वहाँ उसी टाइम के जो बुद्धिजीवी लोग थे, एनलाइटेंड पीपल थे, ठीक है। उसके बाद हुआ प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम हुआ क्या, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़े, कुछ नया आइडियाज़ इमर्ज हुआ, टर्निंग पॉइंट उन लोग का ख़त्म हुआ। दूसरा है फ्यूडलिज्म ख़त्म हुआ। फ्यूडलिज्म क्या था, देखिए फ्यूडलिज्म आइज्म लगाना बिलीफ सिस्टम है। फ्यूड का मतलब होता है ना पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो एक ना जमीन, राजा को लगता था ना कि उसके राज्य में जितना ज़मीन है ना, वो सबके मालिक वही है, ठीक है। और अगर वो उस ज़मीन में प्रजा को रहने दे रहे हैं, मतलब वो रेंट दे रहे हैं, लाइक आपको लगेगा ना, आपके घर पे कोई रहेंगे तो आपको लगेगा नहीं, आपको रेंट पे करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आपको लगता है कि आपके घर के आप मालिक हैं। सेम वैसे ही राजा को लगता था कि पूरे ज़मीन के मालिक वो है, तो जो लोग रहेंगे या जो लोग अनाज उगाएंगे उसमें, तो उनको उसके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोग टैक्स देते थे राजा को। अब बहुत मिडिल मैन भी थे, नोबल्स लोग भी हुआ करते थे, वो आपका अलग बहुत डिटेल टॉपिक हो जा रहा है। पर फिलहाल ये जो टैक्स पे करने वाला बात आ गया ना, कि हम आपके ज़मीन में रहेंगे तो आपको उसके लिए मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, तो ये सिस्टम ख़त्म हो गया, फ्यूडलिज्म ख़त्म हुआ, ठीक है। देखिए जितना भी प्रॉब्लम्स था ना, वो धीरे धीरे लोग उस प्रॉब्लम के खिलाफ आवाज़ उठाए, उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे ख़त्म करने लगे, ठीक है। और ये ख़त्म करने के लिए समाज को, सोसाइटी को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ा, और इससे हमारा सब्जेक्ट इमर्ज हुआ है। 4th नंबर पॉइंट बताता है दिस आइडिया स्प्रेड। और ये आइडिया, अब देख कोई भी आइडिया है ना, एक जगह तो रहता नहीं, लोग तो इधर उधर जाते ही हैं। तो फ्रांस में जो आइडिया जनरेट हुआ, ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला, और यूरोप के बाद फिर हर जगह फैला। और यही तो रीज़न है कि आज हमारे प्रियम्बल क्या होता है, प्रस्तावना हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पेज है। जैसे होता है ना कि हर किसी का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसमें आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ लिखा होता है, आपके पापा का नाम, आपका नाम, आपका रोल नंबर, क्लास, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना। आपके ग्रुप का भी एक आईडी कार्ड होगा जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह लिखा होगा। तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होता है, वैसे ही प्रियम्बल हमारा जो, आप नॉर्मल आप कोई भी बुक उठाइएगा एनसीईआरटी का या कोई भी बुक, जनरली उसमें आपको ना पहले में लिखा रहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सो एंड सो फोर्थ, ऐसे लिखा हुआ रहता है, जिसमें हम बताते हैं कि हम अपने संविधान को खुद बनाए हैं और कितने दिन, कौन से दिन पे अडॉप्ट किए हैं। तो उसमें ना बेसिक है कि हमारा संविधान, हमारा जो रूल बुक है, जिस पे हमारा देश चल रहा है, जिस रूल के आधार पे, उसमें हम लोग क्या क्या आइडिया को लिए हैं, जिसमें हम क्या क्या आइडिया अडॉप्ट किए हैं। हम मतलब हमारा भारत का बात कर रहे हैं हम लोग, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब आइडिया आया कहाँ से? आखिर जो फ्रांस में जो आइडिया जनरेट हुआ है, वो हमारे देश में, हम अपने संविधान में भी ये सब आइडिया को लेकर आए हैं। इक्वालिटी है ना, लोगों में आज कोई भेदभाव थोड़ी होता है कि नहीं आपको नहीं किया जाएगा, होता होगा कहीं और, पर संविधान के हिसाब से भेदभाव करना गलत है। कि आप ये नहीं बोल सकते कि अरे तुम काले हो तो तुमको हमने नौकरी पे नहीं लेंगे, और तुम गोरे हो तो तुमको ले लेंगे, ये गलत है। रेस के आधार पे कि ये बहुत सारा, वो तो पॉलिटी का पार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा 6 नंबर पॉइंट आता है जो एंटर एज ऑफ रीजन। हम लोग ना रीजन की एज में आ गए। मतलब पहले जो हम लोग को राजा जो बोलते थे, पंडित जो बोलते थे, सारा बात उनको हम ब्लाइंडली मान लेते थे, पर अब नहीं मान रहे। अब उसके पीछे हम तर्क ढूंढ रहे हैं, हम उसके पीछे कारण ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। जब बोल रहे हैं कि आप ये काम कीजिए, लाई इसके बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, तो बोल रहे कौन देखने गया है? हम देखने गए हैं कि आप देखने गए? जो चीज़ हम देख नहीं रहे हम कैसे माने? तो वो लोग रीज़न करने लगे कि हम कैसे माने, आप मेरे को बताइए, इसके पीछे कारण बताइए। ये नहीं कि हाँ जो गुरुजी जो बोल दिए उसको मान लेंगे, ऐसा नहीं। बिलीव ऑल थिंग्स प्रूव्ड बाय रीजंस। जो भी रीज़न के तर्क के द्वारा प्रूव हो रहा है उसी पर हम लोग बिलीव करने लगे। तो ये कैसा एज आया? एज ऑफ रीज़न आया, ठीक है। और देखिए, जब भी इंसान को हम लोग को बेवकूफ़ बनाना होता है ना, तो उसको हम अंदर से तोड़ते, उसको ना पढ़ने नहीं देते हैं। अगर आप है ना, क्योंकि जब इंसान पढ़ा लिखा होगा ना, तो उसको आप बेवकूफ़ ईजिली नहीं बना सकते हैं। और जब इंसान को आप पढ़ने के लिए मना कर देंगे ना, पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको बेवकूफ़ बनाने में सुविधा होता है। इसीलिए ना लड़कियों को बोलते हैं कि नहीं पढ़ा हो, कि आसानी होता है उसको दबाने में। लाइक मतलब उसको ऊपर नहीं उठने देते हैं, कि उसको सबॉर्डिनेट रखने में आसानी होता है। तो जब लोग पढ़ने लगे, लोग थोड़ा रीज़न करने लगे, तो पहले बोलते थे क्या, लेकिन नहीं आप ये बाइबल पढ़िए या फिर जो भी आपका धर्म की किताब है वही पढ़िए और बाकी नहीं पीछे। हम देखिए इसे ये नहीं बोलेंगे आप धर्म का किताब मत पढ़िए, आप पढ़िए, पर आपके ना पास्ट को छोड़िए अपने, और ना जो फ्यूचर आपका जो चल रहा है कंटेम्प्रेरी टाइम उसको छोड़िए। हमारा वेद भी बहुत अच्छा बात हमको पढ़ाया है, उसको भी ध्यान पे रखिए, पर अभी जो कंटेम्प्रेरी चल रहा है उसको भी जान के रखिए, दोनों को साथ बैलेंस करके रखिए, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट आता है हमारा मॉन्टेस्क्यू, लोक, वोल्टेयर, रोसो। ये सब कौन है? ये सब है थिंकर्स। ये जिसमें आपको देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, लग रहा होगा ना कि इस नाम तो याद ना रहेगा मेरे से, हो जाएगा याद। जैसे जैसे आप डिटेल में बार बार इनका नाम रिपीट होगा, ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट सेंटर, टारगेट पार्सन, आपको लगेगा ना पूरे टाइम, ये तो लगेगा कि ऐसा नाम तो कभी सुने भी नहीं हम, पर ये धीरे धीरे ना इतना बार रिपीट होगा ना कि आपकी जबान पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब थिंकर्स थे। ये सब थिंकर्स ना जब समाज में ना उथल पुथल मचा, तो ये सोचने लग पड़े, और सोचते सोचते जब वो बुक लिखे, अपना डाटा लिखे, अपना सर्वे किए, तो वो सब ना धीरे धीरे सब कंबाइन करके ना वो हमारा सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट बना है। तो फ्रेंच सोसाइटी जो पहले जो हमारे क्लास में डिवाइड किया हुआ था, जिसमें मोनार्की चलता था, मोनार्की मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता था, कोई भी किसी तरह का ऐसा नहीं था कि क्या होगा, लाइक कोई भी नॉर्मल आम जनता राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। पर ये धीरे पूरा रेवोल्यूशन के कारण ये खत्म हो गया, एंड ऑफ मोनार्की। मोनार्की खत्म हुआ, कौन खत्म किया था? नेपोलियन बोनापार्टे, जो है ना मोनार्की, एक आम जनता से उठ के वो मोनार्की के सिस्टम को ख़त्म करते हैं और फिर राजा बनते हैं, ठीक है। वो आपका वो अलग बात है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, उसको हम ज़्यादा डिटेल में भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि भारत में एक राजा को हम ना इंडियन नेपोलियन कहते हैं, किसको बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंच सोसाइटी मार्क्ड एज एंड ऑफ मोनार्की। वापस वही पॉइंट है, हाँ वही जो हम कवर कर चुके हैं। 6 नंबर पॉइंट है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, पहले क्या था? पहले मोनार्की था, मोनार्की से क्या आ गया? अब डेमोक्रेसी आ गया, लिबरल डेमोक्रेसी आ गया। डेमो का मतलब क्या होता है? पीपल। क्रेसी का मतलब होता है रूल। कौन रूल कर रहा है? देखिए इसमें जो आपका डेमो वर्ड है ना, पीपल से बिलोंग कर रहा है। मतलब पहले क्या था? राजा का बेटा राजा बनता था, राजा रूल करते थे, राजा को बोला जाता था उनके पास डिवाइन राइट है, दैवीय अधिकार है लोगों पे रूल करने के लिए। ये चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे लोगों में से जो कैपेबल है, जिनके पास कैपेसिटी है राजा बनने का, वो राजा बनेगा, ना ही कि आपके जो बच्चे हैं वही राजा बनेंगे। और इसी कारण क्या हुआ, लोग इलेक्शन वाला सिस्टम आया, लोग अपने राजा को खुद चुने, और इसी कारण क्या हुआ, मोनार्की खत्म हुआ और डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ, लोगों के द्वारा राज्य होने लगा। 7 नंबर जो पॉइंट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन बिकम द मोस्ट इमीडिएट फैक्टर। और ये सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं कुछ इमीडिएट फैक्टर जो होता है, तत्कालिक कारण जो हमारा आया सोशोलॉजिकल थिंकर्स को थ्योराइज करने कि थ्योरेटिकली सोच सकें कि समाज में जो चेंजेस आ रहा है उसके पीछे क्या कारण है, और उस कारण को ढूंढते ढूंढते वो एक सब्जेक्ट को इमर्ज कर दिए। देखिए, अब कोई भी चेंजेस आता है ना, तो ऐसा नहीं है ना कि उसके पीछे बस एक पॉजिटिव चीज़ ही आता है। कभी भी कोई भी चेंजेस आया हो, कोई भी चेंज आप दिमाग में ना पट से एक तो चेंजेस लेके आइए, सोच के देखिए ये कुछ चेंजेस आया हो। अब पैंडेमिक ले लीजिए, अभी मान लीजिए विमेन रिजर्वेशन का बिल पास हुआ है, या फिर आप ये ले सकते हैं ओबीसी को ना, पहले ओबीसी का कोई कोटा नहीं होता था, अदर बैकवर्ड क्लास का कोटा नहीं होता था, पर उसको इमर्ज किया गया। तो क्या उससे सब कुछ अच्छा हो गया?
हाँ अच्छा हुआ, ओबीसी वाले लोगों को फ़ायदा हुआ, तो पर क्या जनरल वाले लोगों को फ़ायदा हुआ क्या? नहीं, उनको तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो कोई भी चेंजेस आता है तो कोई किसी किसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और किसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो सब कुछ अच्छा नहीं होता है, पर हम लोग को ये देखना होता है पॉजिटिव कितना ज़्यादा है और नेगेटिव कितना कम है। जो ज़्यादा कम होता है उसके साथ हिसाब से हम लोग वो करते हैं। चेंजेस हमेशा थोड़ा ना थोड़ा टर्मोइल तो लेकर आता ही है। तो जैसे ही जिस सोसाइटी में चेंजेस आया तो कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा आया कि डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ, पर हाँ कुछ कहीं कहीं पे बहुत सारा प्रॉब्लम भी आया, नेगेटिव सिचुएशन भी आया। कुछ ऑर्थोडॉक्स थे ना, कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं ना जो जैसा रहता है ना समाज में वैसा ही चाहते हैं। जैसे अगर समाज में बदलाव आया तो कुछ लोग होते राजा को ही दैवीय मानते थे, तो उनको लगेगा नहीं एक आम इंसान कैसे राजा बन सकता, वो उसको उस नज़र से ही नहीं देख रहे हैं कि ये तो राजा कैसे बन सकता है। एक मतलब होता है रज़िया सुल्तान के साथ जो हुआ था, उन लोग हमेशा से राजा को, लड़का को राजा देखे हैं। तो रज़िया जब रूल करती है तो वो सोचते हैं कि लड़की कैसे रूल कर सकती है, हम उनको उस रिस्पेक्ट नज़र से देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये आता है मन में कि नहीं कर पा रहे थे उन लोग। सब राइटर्स वांटेड टू रिस्टोर ऑर्डर, ऐसा नहीं देखिए नेपोलियन बोनापार्टे बने ना, वो बहुत ही उनका कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी था। हम नेपोलियन बोनापार्टे को नहीं बता रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल आपको देकर समझाए हैं कि लोग के मन में बहुत सारे नेगेटिव भी चेंजेस आ रहा था और पॉजिटिव भी आ रहा था। कुछ लोग ऐसा थे जो सपोर्ट कर रहे थे इस रेवोल्यूशन को, कुछ लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि नहीं जैसा पहले था वैसा ही हो जाना चाहिए, पहले जैसे रिस्टोर, पहला वाला शांति ही सही था। ठीक है, सम राइटर्स वांटेड टू रिस्टोर ऑर्डर इन द सोसाइटी, कि जैसा पहले था वैसे ही हो जाए, कोई चेंजेस वगैरह नहीं आना चाहिए, ये सब उथल पुथल लेके आ गया है। और कुछ चाहते थे कि नहीं ये जो चेंज आ गया है ना वो अब उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता, और ये ज़रूरी है समाज में सुधार लाने के लिए, समाज में कुछ चेंज लाने के लिए। ठीक है, और कुछ अब उसके बाद हम आपको याद रखना है कुछ क्लासिकल थिंकर्स का नाम। क्लासिकल थिंकर्स हमारे सबसे स्टार्टिंग के जो थिंकर्स रहे हैं उनका नाम अगस्त कॉम्टे, इमाइल डर्कहाइम, टैलकट पार्सन। ठीक है, हम नाम पूरा नाम नहीं लिखे हैं, आप धीरे धीरे आपको याद है, जिनका नाम बहुत बाहर आने वाला है, पूरा सोशल मास्टर्स तक आपके साथ इनके रहेंगे। ठीक, 12th नंबर पॉइंट हमारा आता है अनदर रीज़न क्या रहा है, जो हम की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्री के में बहुत बड़ा चेंजेस आया। रेवोल्यूशन का मतलब अब जब मतलब लेमन में अगर समझिए ना, रेवोल्यूशन का मतलब चेंज। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल चेंज क्या आया, पहले इंडस्ट्री नहीं होता था, कॉटेज इंडस्ट्री होता था। वो हम लोग जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे डिटेल में, ये जो लाइफ के पैटर्न को किस तरह से चेंज कर दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण लाइफ कैसे चेंज हो गया, नॉर्मल लोग जो पहले जिया करते थे उसके साथ थोड़ा चेंज हो गया ना, थोड़ा अलग तरीका से उन लोग का लाइफस्टाइल हो गया। कैसे लाइफस्टाइल चेंज हो गया, रूरल से लोग अर्बन एरिया में मूव होने लगे। एक रूरल एरिया जो पहले लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, फार्मिंग करते थे, वो लोग लोकलाइज हो गए अर्बन एरिया में। ये कैसे हुए हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो हमारा उसके बाद पॉइंट आता है, थर्ड लास्ट पॉइंट, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट रहेगा, इमर्जेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्लास स्ट्रक्चर क्रिटिसाइज्ड बाय कार्ल मार्क्स। जैसे ही आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, पूंजीवादी लोग आएंगे, कैपिटलिस्ट लोग आएंगे, और जैसे ही इंडस्ट्री बनेगा तो देखिए एक्सप्लॉयटेशन के सब कुछ चेंज हुआ, पर एक्सप्लॉयटेशन पहले भी था, एक्सप्लॉयटेशन आज भी है, कम ज़रूर हो गया होगा पर ख़त्म तो नहीं हुआ है, आज भी नहीं ख़त्म। आज भी आप नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा ना तो बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, लोगों को मतलब स्टाफ को बहुत गंदे तरीके से खटाते हैं और पैसा बहुत कम देते हैं, और वो कुछ और लोग आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे कि आप चाहिएगा तो चले जाइए, आप हमारे पास बहुत लोग हैं काम करने के लिए। तो जैसे ही इंडस्ट्री बना ना, एक्सप्लॉयटेशन भी बना, क्लास स्ट्रक्चर अजीब ही हो गया, मतलब अलग ही हो गया। लोग ना बहुत ज़्यादा ना लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे, पैसे को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, और इतना भीड़ हड़कम बच गया ना कि ना क्लास स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। मतलब पहले जो मतलब कहने का मतलब है कि जो एक्सप्लॉयटेशन रह गया, पर एक्सप्लॉयट करने वाले लोग बस बदल गए, और जिन पे एक्सप्लॉयट हो रहा था वो एक्सप्लॉयटेशन अभी उस टाइम भी चलने लगा। पर जिसको हमारे कार्ल मार्क्स बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।